तो प्यारे साथियों, मैं बता रहा था आपका जो है मोजले का, जो मोजले का आवश्यकता का सिद्धांत है, उसने ये 5 पद इसने दिए हैं और पांचों के पांचों बिल्कुल ये पदानुक्रमित है। अब ये जो पदानुक्रमित दिया है, मैंने बताया था कि ये शंक्वाकार में। अब ये शंक्वाकार क्या है? शंक्वाकार में पहला जो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इसको हम निम्न स्तर का बोलते हैं पद। ये निम्न स्तर का पद है और जो सबसे ऊपर रखा है ये सबसे उच्च स्तर का है। तो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि ये बताइए कि जो मोजले का आवश्यकता का सिद्धांत है उसका उच्च स्तर का क्या नाम है, या उसमें नहीं नेगेटिव दे देगा वो। तो यहाँ पे ये, या फिर सबसे निम्न स्तर का कौन सा होता है। तो मेरे साथियों, दो जो नीचे है आपका जो शारीरिक आवश्यकता है, ये उसने बताया कि आदमी की जो सबसे पहली आवश्यकता होगी, देखो पहला नंबर दिया है, वो शारीरिक आवश्यकता होगी। आदमी सबसे पहले किसी चीज को नहीं देखता, अपने शरीर की आवश्यकता को देखता है। अर्थात घर में हमारे नाज होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, चून होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था कि एक औरत है, उसने भूख शांत करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तो बताइए वो जो है, जो मोजले का सिद्धांत है, उसकी आवश्यकता है कौन से पद पर वो निहित है, वो कौन से पद में निहित है। तो भाई वो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसने अपने बच्चे को जो है बेचा है, तो वो आपके शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि शारीरिक आवश्यकता के लिए रोटी बना रहे हैं, दूध ला रहे हैं, है नहीं, तो ये सब शारीरिक आवश्यकता होती है। मकान बना रहे हैं तो ये सब शारीरिक आवश्यकता के लिए। अब दूसरे नंबर पे फिर देखो, यहाँ पे ये शारीरिक दूसरे नंबर पर आया, जैसे आदमी अपने शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। कपड़ा है, कपड़ा मेरा ये शारीरिक सुरक्षा के लिए आता है। कपड़ा खरीद लिया मैंने तो शारीरिक सुरक्षा के लिए तो किया है मैंने सारा ये। तो फिर जैसे शारीरिक सुरक्षा की, ये देखो लिखा मैंने सुरक्षा की आवश्यकता, तो शरीर की आवश्यकता के लिए कपड़े की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो कपड़ा आएगा ये दूसरे पद में पहुंच जाएगा। तो आपका ये द्वितीय पद हो गया। मैंने बताया उदाहरण की, मैं लहसा से लेंगे बंदूक का। आदमी जब जब शारीरिक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है ना, आदमी के घर में 1 क्विंटल या 7 क्विंटल अनाज टिक जाता है, सब चीज बिल्कुल फिट हो जाती है, तो उससे फिर क्या सोचता है, तो बंदूक का लहसा से ले लो भाई, सुरक्षा की आवश्यकता होगी भाई। बड़े बड़े जो है इस तरीके से करा लो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो। घर में कोई आदमी सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है तो मोजले का कौन से में जाएगा भाई, वो सुरक्षा में जाएगा। फिर वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती जाएगी, किसकी, व्यक्ति की, तो उसका पद का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ को चलता जाएगा। जैसे ही दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता भी उसकी पूरी हो जाएगी, तब वो फिर इसने बटोरना शुरू करेगा, संबंध बनाना शुरू करेगा। किसके साथ? अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ में प्रेम भाव बढ़ जाएगा, प्रेम भाव बढ़ाना शुरू करेगा, सबका ख्याल रखेगा, ठीक ठाक हो नहीं हो, सब कुछ हो, ये हो। तो इस तरीके से वो स्नेह दिखाएगा, प्रेम दिखाएगा। तो ये जो तीसरा पद है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी उसकी। वो ये चाहता है कि सब जो है, ये सब होने के बाद में सब प्रेम करे तुझे, तू भी किसी को प्रेम करे, यह स्नेह दिखाए, संबंध तुम्हारे अच्छे हो, तो उसकी आवश्यकता महसूस करेगा वो। ये होने के बाद में फिर कहां पहुंचेगा वो, जब अच्छे उसके ताल्लुकात बन जाते हैं व्यक्ति के, मोजले ने बताया, तो फिर वो नेक्स्ट पद पर पहुंचता है। कहीं पे सम्मान की भावना, उसके अंदर सम्मान प्राप्ति की भावना आ जाएगी, प्रतिष्ठा की भावना आ जाएगी। कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा के कारण जो है उसने ये सब कर दिया, सम्मान प्राप्ति के लिए उसने जो है उनकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति पहले हो चुकी, सुरक्षा की भावना भी हो चुकी, इसने प्रेम की भी आवश्यकता उसकी भी पूर्ति हो चुकी। अब वो सम्मान चाहता है, यदि उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, आप देख लो क्या होगा, फिर झगड़े होंगे। जीवन मृत्यु जो फ्राइड की है वो पैदा हो जाएगा, कारक, वो कारक हो जाएगा, वो भी प्रेरक का काम करेगा। जीवन मृत्यु कारक जो फ्राइड ने दिया है। तो भाई सम्मान के लिए आपने देखा, किसी का फोन कर दिया, मेरे कहने से भाई तुमने काम नहीं करा, तो ये क्या है, मेरे कहने से काम नहीं करा, ये सब की पूर्ति हो रही है सम्मान की, उसमें वो उसको भाई करना चाहिए। अरे मेरा तो फोन घर पे बैठे ही सारे काम हो जाए, मुझे तो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्या हो रही, क्योंकि उसने इतना सब काम कर लिया, ये बाहरी दुनिया को भी दिख गया है भाई, अच्छा खासा उसका जो है
बना हुआ है, सब कुछ है उसके पास में, तो आदमी जो है इसको सबको देखते हैं, फिर उसकी प्रतिष्ठा, उसको काम करने के लिए बोल देता है यार हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हमारी इसका इज्जत का सवाल है। तो ये सब बात जो है चौथे नंबर पर पहुंचता है। तो इसकी आवश्यकता महसूस करता है वो कि तुम्हारा सब सम्मान करे, तुम्हारा आते ही सब खड़े हो जाए, तुम्हारे सब होते ही। तो ये मोज़िले ने दिया है भाई। तो फिर ये आगे 5वें नंबर पर आता है। ये प्राप्त करने के पश्चात में फिर कहाँ पहुंचता है वो, उसको भी शारीरिक आवश्यकता की भी पूर्ति होगी, सुरक्षा की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी, स्नेह संबंध प्रेम की भी आवश्यकता पूरी होगी, सम्मान की भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो अब उसको चाहिए क्या भाई, क्या चाहिए भाई? वो फिर आत्मानुभूति के लिए कार्य करेगा। किसके लिए करेगा वो? आत्मानुभूति के लिए कार्य करेगा। कैसे? सब कुछ प्राप्त होने पे भगवान की सैतनी की बना लेगा भाई, कीर्तन करा लो, जागरण करा लो, दुनिया में कुछ नहीं रखा भाई। इस तरह की कल्याणकारी योजना, कल्याण सेवा में उसका दिमाग बिल्कुल जाएगा। अर्थात वो सब कुछ देख चुका है, वो सब कुछ देख चुका है यहाँ पे नीचे तक का। वो आखिरी में उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और फिर वो यही कहेगा भाई दुनिया में कुछ नहीं रखा है भाई, सब अच्छे अच्छे से करो। ये सब होने के पश्चात में अब उसने इसमें कितना संघर्ष झेला है। आदमी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 55-60 साल तक पहुंच जा। ऐसा नहीं होता है भाई किसी को ये होगी 55-60 होना जरूरी है, किसी को शुरू में भी जल्दी मिल जाता है, जल्दी उसके अंदर ये सब भाव पैदा हो जाती है। कोई 20 साल के में भी हो जा, 30 साल के में भी, लेकिन ये है कि सब अनुभव के साथ में चलता जाएगा। तो भाई ये मोज़िले ने दिया है। मैंने एक आपको बताया कि मिस्टर एक्स बॉर्डर पर लड़ रहा है, तो भाई वो उसके बिल्कुल आत्मानुभूति से संबंधित है। वो उसके उच्च स्तर, जो मोज़िले का उच्च स्तर है, आत्मानुभूति के कारण जो है उसने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, तो वो आत्मानुभूति है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी बनाए वो, आपको इन चीजों को समझना है। सबसे उच्चतम स्तर ये, सबसे निम्नतम स्तर, तो ये नीचे से लेकर ऊपर की तरफ को चलता है। मोज़िले का जो सिद्धांत है वो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ को चलता है। तो इस तरीके से ये आप मोज़िले से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सी-टेट में क्वेश्चन जरूर आता है मोज़िले के ऊपर। हमारा इसमें आ गया तो भी प्रेरणा से संबंधित बीच में से क्वेश्चन आ गया। यदि डायरेक्ट आ गया आवश्यकता का सिद्धांत तो फिर तो कोई बात है नहीं। दूसरा है भाई स्वास्थ्य कारक। इसका एक सिद्धांत हो रहा है नंबर 2, स्वास्थ्य कारक। स्वास्थ्य कारक क्या होता है? कुछ व्यक्ति को क्या होता है भाई, सुबह सुबह आपने देखा होगा दौड़ लगाते हुए नहर पे ऐसे, फिर ऐसे देखता है बॉडी बन गई भाई, ये बॉडी बन गई है भाई, तो उसको वे प्रेरक का कार्य करते हैं उसके लिए। सांस बढ़िया आ रहा है भाई, प्रणाम कर लो, ये कर लो। तो ये सब जो है जैसे जैसे उसको परिवर्तन दिखाई देगा अपने शरीर में, तो वो उससे प्रेरित होगा। तो इस जो स्वास्थ्य में शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के कारण जो उसको प्रेरणा मिलती है, जो उसको चलाता है कि कल फिर जाना है, फिर कल जाना है, परसों जाना है, तो ये स्वास्थ्य कारक बोलते हैं कि अभी प्रेरणा के लिए स्वास्थ्य कारक भी होता है। तो ये होता है आपका, हर्जबर्ग ने दिया है, पूछ लेता है वो हर्जबर्ग का सिद्धांत किसने दिया। तो एक होता है न्यूनतम चालकता का सिद्धांत, ये हल ने दिया है, CH हल ने। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि वो हो सकता है वो भी आ जाए, CH हल। यदि मोज़िले छोड़ दिया, पेपर का कठिनाई स्तर बढ़ा दिया, तो फिर वो इन्हें छोड़ देगा सबको, क्योंकि उसे पता है कि इनको रट का जाएगा, कैंडिडेट इनको रट का जाएगा, तो वो दूसरा रख देगा। क्या रख देगा भाई? इन्हें न्यूनतम चालकता का सिद्धांत कर दो। न्यूनतम चालकता क्या हो गया भाई? इसको दूसरा आप करके गए न्यूनतम चालकता का सिद्धांत, और वहां पर लिख दिया भाई अंतर्नोद परनोद का अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, शब्द बदल दिए। तो जहां अंतर्नोद था, जहां परनोद था, वो उसने नाम बदल दिया। अब कौन सा कराए भाई? भाई चाहे अंतर्नोद कह लो उसे, भाई चाहे आप परनोद बोल दो, चाहे उसको न्यूनतम चालकता का सिद्धांत बोल दो, ये सब आपके CH हल ने दिया है। अब ये होते क्या है अंतर्नोद? अंतर्नोद भाई जो हमें अंदर से चलाते हैं, अर्थात व्यक्ति के अंदर इतने सभी प्रेरक भरे हुए हैं जो उसे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बैठे बैठे दिमाग में आ जाता है वहां चलना, तो वो प्रेरक ही तो है। अरे ये भूख प्यास निद्रा काम, ये तो प्रेरक है ही जन्मजात। साथ में दूसरे भी है जो बाह्य है। सम्मान पाने के लिए आदमी काम कर रहा है, मतलब सम्मान पाने के लिए काम कर रहा हूं, तो वो भी तो आदमी को चलाता है। तो ये सब मिलकर क्या बनते हैं? ये सब चालक बनते हैं, ये आपके अंतर्मोद करते हैं, आपको चलाते हैं। तो ये CH हल ने दिया, तो इनका सबको बता दिया कि भाई इतने कारक नहीं है, तो क्या पता कितने कारक है, आदमी किस लिए चल पड़ता है। तो ये CH हल ने दिया है, इसको हमें याद रखना है।
एक होता है हमारा सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत। अब सक्रियता किस चीज के लिए होती है? सक्रियता आदमी क्या क्या कहेंगे कि हम ये सक्रिय है। यदि यहां पे सक्रियता लिख देता हूं मैं, देखो ये सक्रियता, सक्रियता क्या होती है भाई? दफे ये पूछ लगा भाई अभिप्रेरणा, ये सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा, बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व। तो आप ये देखो क्वेश्चन कितना इजी बन गया, लेकिन इजी तब बनेगा जब हम जिक्र कर रहे हैं सक्रियता का। तो अभिप्रेरणा पर निशान लगा देगा। यदि भाई ये किसने दिया है तो भाई हम सोलसबरी का नाम दे देंगे, भाई तो इसने दिया है सोलसबरी ने। तो ये क्वेश्चन इस तरह का, यदि हमें इसका रटना है इसको, भाई इसको तो रटना पड़ेगा बहुत सारे, वास्तव में रटना पड़ेगा किसने दिया, भाई जिसकी जो उपलब्धि है उसको तो याद रखना पड़ेगा हमें। तो ये सक्रियता कैसे होगा सक्रिय? तो सक्रियता जो होती है, हम एक शब्द बोलता हूं बस, 100 बातों की एक बात, जो व्यक्ति किसी भी काम में दक्ष होता है, दक्ष, दक्ष का मतलब 100% उसको कार्य अपना आता है, 100% कार्य आता है, तो उसको बोलते हैं दक्ष। तो वो दक्षता उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैं ही होगा, मैं टेट का पढ़ा दूंगा, कोचिंग करा दूंगा, तो मुझे लगता है भाई मैं दक्ष हूं, लगता है भाई मैं दक्ष हूं। वो तो दूसरा बताएगा नहीं है कि नहीं है, मुझे लगता है कि भाई जो मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, तो मुझे ये सक्रिय कर रहा है चलने के लिए, तो ये भी सक्रियता है। कोई गणित पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, सब एक तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो जिसमें पारंगत है, कंप्यूटर का मिस्त्री है भाई, कंप्यूटर को ठीक कर रहा है, मोटरसाइकिल को थोड़ा ठीक कर रहा है, और मोटरसाइकिल का मिस्त्री कंप्यूटर को ठीक नहीं कर रहा है। तो जो जिसमें दक्ष है वो उसको सक्रिय बनाता है, उसको लिए आगे चलने के लिए प्रेरित करता है, वो उसी पे दिन रात करता रहता है। तो ये सक्रियता का सिद्धांत भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो होता है। क्लियर हुई बात? एक सिद्धांत हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, पेपर में आया था आपका पिछली दफे, जिस साल मैंने भी दिया था, तो विक्टर वुरूम आया था एक शब्द, वुरूम नहीं वुरूम, देखो ये VROOM, वुरूम। तो ये विक्टर ब्रूम है, एक विक्टर ब्रूम मनोवैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रत्याशा का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रत्याशा। तो ये पेपर में आ गया कि प्रत्याशा का सिद्धांत संबंधित है, तो मैंने बताया आपको अभिप्रेरणा से लिख देंगे, प्रत्याशा का सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। यह प्रत्याशा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये पर्सन फंस गया वहां पे, क्योंकि नॉलेज में नहीं कहां से आ गया भाई, पर्सन कुछ नहीं पता, ये क्वेश्चन आया है। अब ना मोजले आया, ना सक्रियता आया, ना आपका हल आया, ना कोई सा आया, सब फेल हो गया और सीधा डायरेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन गया फंस। अब हम यदि हमें लॉजिक से भी क्वेश्चन करना है, भाई लॉजिक से करना है मुझे क्वेश्चन, तो आपको दिमाग में आइडिया करना है। भाई हमने व्यक्तित्व में वेक्टर ब्रूम का नाम कहीं नहीं सुना है, भाई वेक्टर ब्रूम का नहीं, बुद्धि में नहीं सुना है हमने, व्यक्तित्व में नहीं सुना है, और स्वास्थ्य विज्ञान में हमने नहीं सुना है, ना ही अधिगम अक्षमताओं में सुना है हमने, और ना ही हमने उसमें अभिवृद्धि विकास में नाम सुना है, वंशानुक्रम में नाम सुना है, तो बच कौन गया भाई? तो इसलिए अभी ये बच गया आपका अभिप्रेरणा। संवेग में नहीं सुना है हमने, मूल प्रवृत्तियों में नाम इसका नहीं सुना है, तो ये आपका विक्टर ब्रूम जो होता है, ये आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत इसने दिया, प्रत्याशा का सिद्धांत। अब प्रत्याशा का सिद्धांत थोड़ा सा बता दूं, एक ही शब्द में ये होता क्या है? प्रत्याशा का सिद्धांत है जो भी हम मन में चलते हैं कि ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। एक शब्द होता है आशा, आशा सुना है कि हमारा ये काम यार हो जाएगा, तो आदमी तरह तरह की अपने मन में सोचता है कि ये काम मेरा हो जाएगा, इसलिए वो चल पड़े। तो पॉजिटिविटी लेकर जो वो चलता है, बस वही प्रत्याशा है। इसके लिए है बस केवल कारक आशा जहां पर होती है, सोचते हम, एक्सपेक्टेशन होती है जहां पर, वही आपका विक्टर ब्रूम ने सिद्धांत दिया है। तो याद रखना है विक्टर ब्रूम का नाम आपको। फिर एक मनोवैज्ञानिक लेता है कि वे आसान से है, दूसरे से रिलेटेड है, आपका आ जाता है अभिप्रेरणा का ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है? वैसे तो व्यक्तित्व पर आधारित, व्यक्तित्व की जो संरचना है वो सिगमंड फ्रायड ने दी है कि व्यक्तित्व की संरचना का गठन कैसा है, उसने अलग अलग कारक दे दिए। लेकिन यहाँ पे जो हम जिक्र कर रहे हैं अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का जो कारक लिया है उसने 2 कारक लिए हैं मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में। तो प्रश्न आ गया अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो आपको उत्तर आना है सिगमंड फ्रायड। हम कुछ ये समझ बैठते हैं यार सिगमंड फ्रायड ने तो वहां पे था, व्यक्तित्व वाले में इसमें कहां से आ गया? तो इसमें दिया है दो इसने कारक लिए है। कौन कौन से कारक लिए है? एक तो आपका लिया है जीवन
आपका जीने वाला जो प्रत्यय लिया है इसने, कारक लिया है वो, तो उसको वो दूसरी सादी भाषा में बोल देता हूं, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का जो कारक किया है, कारक लिया है इसने, तो इसको बोलते हैं आपका जीवन ग्रंथि कारक। जीवन ग्रंथि कारक। तो ये जो जीवन ग्रंथि कारक है, ये व्यक्ति को प्रेरित करता है, भाई तुम भी शांति से रहो, मैं भी शांति से रहने दो। जियो और जीने दो की नीति पर ये कार्य करता है। पेपर में आ गया भाई कौन सा सिद्धांत जियो जियो दोनों की नीति पर काम करता है, तो आपको वहां पे सिगमंड फ्रॉइड याद आएगा। फिर तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, तो उसके लिए वो अभिप्रेरित होता है, ऐसे कार्य करता है वो, क्योंकि वो उसको जीना है, दूसरे को भी इतना ही स्थान रखता है वो। कुछ ऐसे होते हैं, न तो जीव न जीने दो, आज मार दूंगा सांझ तक, तो वो उसको प्रणोद करता है, चलाता है उसको, तो वो क्या हो गया, वो मृत्यु ग्रंथि कारक हो गया आपका। वो केवल मोती मोती है, उसे तो जो है जीवन में यही काम करने, वो किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि अंदर उसके जो है वे कॉम्प्लेक्सेस बन गई हैं, ग्रंथियां बन गई हैं भाई। तो इसलिए बोलते हैं ये सिगमंड, ये भी अभिप्रेरित करते हैं। कौन कौन सी, जीवन जीने की और मरने की जो ग्रंथियां होती है, ये भी व्यक्ति को परिचालित करती है, तो उसको भी प्रेरणा बोलते हैं। क्योंकि आंतरिक कारक है ये। अभिप्रेरणा क्या होता है, कारक है जो व्यक्ति को ड्राइव करता है किसी न किसी कार्य करने के लिए। तो ये भी मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रॉइड का है, आ जाता है पेपर में। और एक सिद्धांत हो रहा है जो है मूल प्रवृत्तियों का। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया था, वहां पे देखो हमने मूल प्रवृत्तियां बताई थी पिछली, मैंने जो वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे जो आपकी जो वीडियो जो इसमें हमने क्वेश्चन लेकर है, वो भी प्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां। तो 14 मूल प्रवृत्तियां आपकी मैकडूगल ने बताई है। तो जैसे कि क्रोध, प्रेम, भय, आश्चर्य, आत्मानुभूति, आत्मसम्मान, ये सब जो होती है 14 की 14 आपको ये मूल प्रवृत्तियां होती है आपकी व्यक्ति की। तो ये 14 इन्होंने दी है, तो ये भी व्यक्ति को ड्राइव करती है, चलाती है। भूख लग गई मुझे, भूख लग गई मुझे, प्रेरणा घृणा हो गई है, जाना नहीं भाई उनके, जाना नहीं मेरे को, तो वो रोक तो रही है। रोकने का मतलब भी तो आपको जान लगा दिया उसने है। और यदि प्रेम की भावना हो गई तो जाना भाई मुझे तो भाई। तो ये सब जो है आपका मूल प्रवृत्तियां होती है, ये भी ड्राइव करती है, इसलिए इसको भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा गया है। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं साथियों, ये जो जो मैंने थ्योरीज बताई है, इनमें से पेपर में आ सकती है, एक जरूर आएगी, सावधान रहे, इनको अच्छे से याद कर लेना। एक दूसरा मैं इसका बता रहा हूं कि भाई ये बाह्य स्रोत हमारे प्रेरणा के और ये हमारे आंतरिक स्रोत, ये भी याद रखने हैं। 2 प्रकार के, एक अर्जित होता है आपका बताया मैंने, उसका नाम, दूसरा एक जन्मजात होता है। ये प्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन है। अभिप्रेरित होकर बच्चा विद्यालय में आता है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भाई ये होता है कि अभिप्रेरणा से क्या लाभ होता है, बच्चा दिन रात कार्य कर सकता है, उसको हम ये सब जानने के बाद में बच्चे को अच्छे से हम शिक्षा दे सकते हैं। कौन कौन से हमें चालक करने हैं, बच्चे को गुड़ लिखना है, गुड़ लिख देता है, कुछ बच्चों को दंड दे देता है, कितना देना है कितना नहीं देना। एक वैसा आता है, एक सिद्धांत हो रहा है पुनर्बलन का, स्किनर का, उसको बोलते हैं हम सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। पेपर में आ जाता है कि सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसने दिया, अभिप्रेरणा भी जोड़ दिया इसमें, अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसने दिया। सुदृढ़ीकरण क्या है, पुनर्बलन को तो सुदृढ़ीकरण कह रहे हैं, अंग्रेजी में रेनफोर्समेंट कह रहे हैं हम। तो इस चीज का ध्यान करना है हमें। तो ये स्किनर का है, नाम सुदृढ़ीकरण आते ही तो हम घूम जाएंगे बिल्कुल, लेकिन पुनर्बलन आते ही याद आ जाएगा। पुनर्बलन के तो ये याद करना है, किसी भी चीज को हम जो है पीछे से जो है बल दे देते हैं, चाहे उसको अनुक्रिया कराने के लिए प्रेरित कर देते हैं, तो वो आपका पुनर्बलन हो जाएगा। तो ये भी स्किनर का सिद्धांत इसमें आ जाता है। तो साथियों इस अभिप्रेरणा के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इससे ज्यादा करने की याद नहीं है आपको जरूरत, इसी में से आ जाएगा आपको। और जो आपका आएगा आंतरिक रूप से सोच कर देख लेना, क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, विशेषता भी इसमें 2-4 क्वेश्चन बनाए हैं, बाह्य स्रोत आपके बनाए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। साथियों अभिप्रेरणा का टॉपिक यहीं पे है, अब क्वेश्चन लेकर आते हैं, साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आशा है मुझे साथियों ये समझ में आया होगा आपकी। रिपीट इस वीडियो को 2-3-4 बार आप देख लें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल घंटी बजा दें, ताकि जो है जो मेरी वीडियो है वो आप जो है अच्छे से देख लें। और किसी दिन मैं आपको जो है थ्योरी बताऊंगा सीखने की, क्योंकि वहां पे एक ने मुझे बताया था सर वो जो पावलो की थ्योरी है वो जो पता नहीं चल रहा है कंडीशन कैसे होता है वो। और थॉर्नडाइक का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल क्रम से 15 मिनट के अंदर कराऊंगा। तो साथियों ये जो मैंने बताया है आपकी समझ में आ गया होगा। और अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।
साथियों, ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। क्वेश्चन नंबर है आपका 194। देखो, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसमें आप देखो, स्किनर दिया है, गुड दिया है, क्रैच एंड क्रैचफील्ड दिया और लावेल दिया है। तो यहाँ पर आप स्किनर पर निशान लगा देंगे। राइट। 195 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा पर्सन क्यों का उत्तर देती है, कथन किसका है। तो साथियों, ये आपको मैंने बताया था क्यों का उत्तर देती है, ये आपका क्रैच एंड क्रैचफील्ड का है। आप गया इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप चलते हैं 196 क्वेश्चन, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, ये उत्तर, इसका आंसर है आपका गुड। बहुत दफे क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक लावेल दिया है मैंने, ये देखो, जो लावेल है अभिप्रेरणा, कभी कभी आया तो है नहीं आज तक, लेकिन फिर भी यदि आ गया पेपर में अभिप्रेरणा, क्योंकि पिछले आए हैं तो वो नया रखने का प्रयास करेगा। अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। तो ये लावेल जो है मनोवैज्ञानिक है, ये इसने दिया है। तो आगे नीचे चलते हैं इसके। ये देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये नकारात्मकता या बाह्य प्रेरणा नहीं है, या बाह्य प्रेरक नहीं है, किसी भी नाम से आ गया। तो ये यहाँ पे देखो, प्रशंसा बाह्य है, निंदा बाह्य है, पुरस्कार बाह्य है, तो भूख आंतरिक है। तो यहाँ पे घ पे निशान लगा देंगे। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 199 है, अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। अर्जित समझ रहे, देखो ये सब अर्जित है, प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार। तो यहाँ पे आदत देख लो, यहाँ पे ये आदत तो अर्जित नहीं है। जीवन लक्ष्य भी ये आपका अर्जित है, मनो अभिरुचि भी आपकी अर्जित है, और प्यास भी आपकी जो है ये अर्जित, कौन सी अर्जित नहीं है। तो आदत भी हमारी अर्जित होती है। तो यहाँ पे देखो, प्यास जो है हमारी, ये अर्जित नहीं है, ये आंतरिक है। तो ये आपको याद रखना है। आदत हमें किसी की संगति में रहकर भी पड़ सकती है। जीवन लक्ष्य हमारे बदलते रहते हैं या फिर नहीं भी बदलते हैं, या अभिरुचि हमारी किसी में आज है, कल में रुचि नहीं होगी, तो ये भी हमारी अर्जित की श्रेणी में रखी गई है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है भाई, अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने अभिरुचि लिया है, वही आत्म गौरव लिया है, अचेतन की इच्छाएं हैं, और फिर लिया है मैंने नींद। नींद जो है हमारी, ये तो आपकी जन्मजात है, मैंने बताया, और ये अर्जित नहीं है। तो ये आपकी जन्मजात है, तो ये भी आपका घ आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात, तो देखो यहाँ पे भूख जन्मजात है, प्रेम हमारा ये जन्मजात है, प्यास हमारा जन्मजात है, और रुचि हमारी जन्मजात नहीं है। तो आप घ पे निशान लगा देंगे। वैसे तो रुचि जब पढ़ी थी, रुचि में भी रुचि है, होती है, लेकिन यहाँ पे अभिप्रेरणा में इसको नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 202, अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों, मोजले, गैरट, स्किनर और थॉमसन। तो ये देखो, ये सब मैंने इसकी पूर्ति के लिए, क्वेश्चन की पूर्ति के लिए गैरट, स्किनर और थॉमसन दिया है। तो यहाँ पे मोजले आपका निशान आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया मोजले। नेक्स्ट आ गया आपका अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है। देखो, अभिप्रेरणा तो ये सामान्य गुण है, विशिष्ट गुण है, या इच्छा है, या मानव संगठन की एक विशेष दशा है। साथियों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को उत्तेजना भी कहा है। किसने कहा है, गैरट ने कहा है। तो ये उत्तेजना भी होती है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज को परिचालित करती है, ऐसी व्यक्ति की दशा है, विशेष दशा है। तो ये आपका घ आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। अभिप्रेरणा के स्रोत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत नहीं है। तो देखो कौन कौन से नहीं है। देखो, आवश्यकता भी अभिप्रेरणा के स्रोत है, मैंने बताया था, और चालक भी, और प्रोत्साहन भी, क्योंकि मैंने बताया था m बराबर n+d+i होता है ये। और ये घ बुद्धि मैंने यहाँ पे वाक्य की, इसकी क्वेश्चन को पूर्ति करने के लिए लगा दिया। तो घ पे आप निशान लगा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 205 आपका, जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात, तो देखो, आदत, भूख, काम, निद्रा। तो देखो, ये आदत जो है हमारी, ये जन्मजात नहीं है, ये हमारी अर्जित है। ऊपर के क्वेश्चन में भी आया, जबकि भूख और काम, सेक्स बोलते हैं जिसको, और निद्रा हमारी, ये सब है हमारी जन्मजात। नेक्स्ट चलें फिर। सीखने में प्रेरणा का क्या योगदान है। सीखने में मैंने बताया था कि भाई क्या क्या हो सकता है इसके, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको।
तो यह देखो, एक तो ये व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिसको जो प्रेरणा मिल गई वो उसी के अनुसार व्यवहार करेगा, जिसको जो प्रेरणा मिल रही है, प्रेरक चला रहा है, वो उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। रुचि का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है, और गय सभी का विकास होता है, सभी का योगदान है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे गय पर निशान लगाएंगे। सीखने में प्रेरणा का क्या योगदान है, हमने क्वेश्चन एक और बना दिया, लेकिन जो इसके अंदर ऑप्शन है वे सब मैंने अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि हमें इनको याद रखना है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, अभिप्रेरणा बिल्कुल ठीक है। मानसिक विकास में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। अध्यापन की विधियों का निर्धारण कर सकते हैं हम, इसमें दे नहीं रखा, पाठ्यक्रम में भी हम सुधार कर सकते हैं, तो इसका घ ऑप्शन जाएगा। इसको और नीचे ले सकते हैं। ये देखो, अभिप्रेरणा, अभी सीखने में और अभिप्रेरणा का क्या योगदान है भाई, अनुशासन में सुधार कर सकते हैं हम, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो पाठ्यक्रम में भी सुधार कर सकते हैं, और ऐसे भी प्रेरक हम उनको दे सकते हैं जो वे लगातार कार्य कर सकते हैं। तो इसका घ आपका आंसर जाएगा। मैस्लो का आवश्यकता का उच्चतम पद है, देखो उच्चतम पद आ गया है क्वेश्चन। अब यदि हमने बताया था तो आपको एकदम पता चल जाएगा उच्चतम कौन सा है। तो यदि हमने पढ़ रखे 5 पद है, इसके 5 पद में देखो, शारीरिक आवश्यकता पहला था, सुरक्षा दूसरे नंबर का था, सम्मान प्रतिष्ठा आपका चौथे नंबर का था, और यहाँ पे फिर ये आत्मानुभूति आपका सबसे ऊपर का था। तो यहाँ पर गै पे निशान लगा देंगे। मोजले की आवश्यकता का निम्नतम पद कौन सा है, तो निम्नतम है, शारीरिक आवश्यकता से शुरू हुआ था, तो कै ऑप्शन इसका ठीक है, बाकी और ये इसके हैं। तो बीच में से कोई सा भी तीसरा चौथा कोई सा पूछ लो, तो आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ, निम्न से उच्चतर की तरफ आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर आ गया आपका 209। अभिप्रेरणा के लिए स्वास्थ्य कारक व प्रेरक कार्य का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों, मैंने स्वास्थ्य कारक बताया था हर्जबर्ग, हर्जबर्ग का निशान लगा देंगे। अभिप्रेरणा का चालक न्यूनतम का प्रणोद का सिद्धांत देखो मैंने बताया था आपका हल का, तो हल पे निशान लगा देंगे। आगे चलें, समय की बचत हो जाएगी। दोस्तों, ये देखो यहाँ पे निम्न में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना है। सत्य है ये तो मैंने बताया था, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, बिल्कुल ठीक है। भूख प्यास काम निद्रा जन्मजात प्रेरक है, ये भी ठीक है। अभिप्रेरणा मिलने पर कार्य स्वतः हो जाता है, ऐसा थोड़ा ही है भाई प्रेरणा मिल गई और फिर घर पे लेटे रहो, ऐसा तो नहीं होता भाई। तो ये जो है आंसर है ये बिल्कुल गलत है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ध्यान से सभी इनको, प्रश्न भले ही आसान हो, लेकिन हम जब इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो इन शब्दों की हमें अर्थ पता चलता है, नॉलेज पता चलता है, कहाँ यूज होना है वो पता चलता है। बस ये जैसे हमें अंतर करना आ जाएगा, हम ये आसान हो जाएगा। अब देखो, शिक्षण प्रशिक्षण की परिस्थितियों में निम्न कारक प्रेरक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उत्तेजना, आकांक्षा, पुरस्कार, दंड और घ सभी। तो घ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये सब शिक्षण प्रशिक्षण में काम आने वाले हैं। किसी को उत्तेजना से जोर से भी बोला जाता है, उतार चढ़ाव में भी बोला जाता है। किसी को आकांक्षा एस्पिरेशन उसका बहुत लेवल हाई कर दिया जाता है, किसी को पुरस्कार दिया जाता है, किसी को दंड दिया जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य होता है आपका कारक प्रेरक करना होता है, सबका उद्देश्य। एक मनोवैज्ञानिक और थे भाई, वो आपका जो हम बताना जो है वहां पर रह गया, वो ये सामने आ गया। देखो, आपका अभिप्रेरणा का उपलब्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो अभिप्रेरणा का उपलब्धि का, अब बताओ उपलब्धि का कैसे पता चलेगा हमें किस पर आधारित है। तो मेरे साथियों, उपलब्धि का जो है वो नया बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, एटकिंसन मैकलैंड, दो थे ये। एटकिंसन के नाम से भी आ सकता है, मैकलेलैंड के भी नाम से आ सकता है। मैस्लो है नहीं, हल है नहीं, हर्जबर्ग स्वास्थ्य से संबंधित है। हल आपका न्यूनता से चालक से संबंधित है, प्रणोद से संबंधित है, मैस्लो आवश्यकता से संबंधित है। तो यहाँ पे कभी कभी उपलब्धि का सिद्धांत, उपलब्धि की आवश्यकता का भी सिद्धांत आ जाता है, तो आपको एटकिंसन करेंगे। तो अभिप्रेरणा का एटकिंसन सिद्धांत के घटक क्या क्या है। इसके भाई घटक 3 है। कौन कौन से 3 है, देखो मैंने 3 लिए है, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और संबंध की आवश्यकता। अब यदि हम इनका एक एक लाइन बता दें, उपलब्धि की आवश्यकता क्या होती है भाई, जो भी व्यक्ति होता है कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करता है, दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करता है, तो वो जो है, और फिर उसकी फीडबैक भी देता है, कार्य करके दिखाएगा। शक्ति का तीनों में बता दे, शक्ति की चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य लेगा वो,
संबंधता रखेगा, सहायक करेगा और फिर उसको फीडबैक उसी को दिखाएगा। तो ये बोलते हैं वे इनकी आवश्यकता। तो वो शक्ति का यहाँ पर आवश्यकता का मतलब है चुनौतीपूर्ण कार्य लेगा वो, और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के पश्चात वो उनको फीडबैक करके फिर उसको वापस दिखाएगा, देखो मैंने ये करके दिखा दिया। तो ये आपका एंटिकिंसन बोलता है। और संबंधता वो क्या करेगा, प्रेम की भावना दिखावेगा, जतावेगा, संबंधता बनावेगा। तो ये सब होता है, दिखावा करेगा उसका वो। तो वो संबंधता की आवश्यकता होती है। दिखेगा हमें अखाई अपनापन दिखा रहा है, जहां पर अपनेपन की भावना होगी वहीं पर संबंधता की आवश्यकता होगी। तो ये भी प्रेरणा के एंटिकिंसन के 3 सिद्धांत है। तो ये होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो दिखा रहा है, अपने को दिखाने के लिए कार्य कर रहा है। दिखाने के लिए कैसे, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ की भावना जब आ जाएगी, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और वो उसे दिखाने के लिए कार्य कर रहा है, तो वो उसकी आवश्यकता समझ रहा है। तो ये उपलब्धि की आवश्यकता हो जाएगी, वो उसे प्राप्त करना चाहता है।